हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं आज के एपिसोड में। उम्मीद है सभी साथी सभी दोस्त अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हम थोड़ा लेट हैं लेकिन जो भी है एकदम से दुरुस्त है, एकदम से ऑथेंटिक डाटा है, सब कुछ पुख्ता है और आपके पेपर के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो बात करेंगे आज हम लागू हुए नए कानून के बारे में। नए कानून कौन से सर? तो नए कानून जो हैं जिन्होंने ब्रिटिश कानूनों को प्रतिस्थापित किया। आपने बहुत दिनों से सुना होगा आईपीसी, सीआरपीसी या फिर इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोड, ये सारी चीजें आप लोगों ने सुनी होंगी। लेकिन अब इनको बदल दिया गया है। मर्डर पे धारा 302, घपलेबाजी पर धारा 420, इन सब चीजों का अब अस्तित्व जो है वो समाप्त हो चुका है। समझे? तो अब आप अगर मर्डर करते हैं, सॉरी कीजिएगा नहीं, मजाक है, अगर आप मर्डर करते हैं तो अब आपके ऊपर धारा 302 नहीं लगने वाली है। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई से पूरे देश में कानून में क्या हुआ, बदलाव हो गया। ठीक है, 3 नए कानूनों को लागू किया गया आज से, यानी कि 1 जुलाई से। ठीक है, तो 1 जुलाई से इन कानूनों को यहाँ पर लागू किया गया और इन्होंने स्थान लिया है लगभग लगभग 150 साल पुराने कानूनों का, जिनको ब्रिटिश सत्ता ने बनाया था। क्लियर? चलिए, अब बारी बारी से देखेंगे क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या नई चीजें आई हैं। तो अब मर्डर करने पर धारा 101 लगेगी, धोखाधड़ी पर 318 लगेगी, लगती क्या थी 420। लोग कहते भी थे कि क्या 420 वाला काम कर रहे हो, तो अब क्या है, अब आप कहेंगे कि क्या 318 वाला काम कर रहे हो। ठीक है, क्लियर? उसके बाद ये रेप जैसी घटनाओं पर धारा 375 लगती थी, उसके लिए धारा 63 है। शादीशुदा महिला को फुसलाना अब अपराध माना जाएगा, तो जो भी लोग इन सब चक्करों में हैं वो थोड़ा दूर रहेंगे, क्योंकि ये क्या है, अब अपराध है, आपके ऊपर केस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप फोर्सफुली अप्राकृतिक यौन संबंध बनाते हैं तो इसको अपराध की कैटेगरी से बाहर रखा गया है, लेकिन इसकी कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी संबंध बनाने के लिए फ्री कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले शुरू करेंगे एकदम से शुरुआत से, 170 साल पहले की बात करेंगे जब ब्रिटिश ने कानून बनाए। तो उसके पहले थोड़ा सा प्राचीन काल में चलेंगे, जब वर्ण व्यवस्था वैदिक काल के आधार पर कानून बनते थे। सारे कानून अभिजात्य वर्ग को दिए जाते थे। जो छोटे वर्ग के लोग थे उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको हाशिए पर रखा जाता था। ठीक है, दूसरी कुछ चीजें थी, समाज यहां तक बटा हुआ था कि कुछ लोगों को म्लेच्छ की कैटेगरी में रखा जाता था, उनको अछूत बोला जाता था, यानी कि टच नहीं कर सकते थे। क्लियर? तो धीरे धीरे फिर यहां से चीजें शिफ्ट होती हैं, फिर मौर्य काल, गुप्त काल, ये सब आता है। यहां पर कुछ कानून आते हैं। ठीक, चाणक्य आते हैं, चाणक्य ने पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, उसमें राजा के नियमों को बताया गया। फिर उसके बाद धीरे 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 दिल्ली सल्तनत आती है और यहाँ पर फिर मुस्लिम कानून आते हैं, शरीयत लागू की जाती है। फिर उसके बाद मुगल काल, मुगल काल में भी लगभग लगभग आपको शरीयत ही देखने को मिलती है। और शरीयत के बाद फिर आते हैं ब्रिटिश। ब्रिटिश आते हैं पढ़ के, और पढ़ के जब वो आते हैं तो सबसे पहले इन्होंने कानूनों में बदलाव जो है वो प्रारंभ किया। क्लियर? अब ये बदलाव प्रारंभ कहां से हुआ, इसकी पृष्ठभूमि को अगर देखें तो 1765 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इन्होंने क्या किया, रेवेन्यू राइट्स लिए, मतलब जो कर के अधिकार थे वो लिए। ठीक, फिर इसके बाद 1772 में जो जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने जुडिशियल प्लान बनाया और फिर कोर्ट बनाना शुरू किया। क्या हुआ, कोर्ट का निर्माण शुरू हुआ, और इसी क्रम में कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो बनाया जाता है। ठीक, एलिजा इम्पे जो है इसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, किसके, कलकत्ता हाई कोर्ट के। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोर्ट स्थापित किया गया वो कलकत्ता में किया गया। सबसे पहले न्यायाधीश कौन बने, एलिजा इम्पे। क्लियर? उसके बाद बात करेंगे वर्ष 1833 और 1834 की। पहला लॉ कमीशन बनाया गया, विधि आयोग बनाया गया।
और ये विधि आयोग जब बनता है तो इसके अध्यक्ष होते हैं लॉर्ड मैकाले, जिनको भारतीय शिक्षा में बहुत ज्यादा इंटरफेयर के लिए जाना जाता है। भारतीय शिक्षा को एक तरह से देखा जाए तो बर्बाद करने का भी श्रेय इनको जाता है। क्लियर? ठीक है, तो ये क्या बनते हैं? ये बनते हैं विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष और निर्माण करते हैं इंडियन पीनल कोड की। इंडियन पीनल कोड मतलब भारतीय दंड संहिता। क्लियर? सभी लोगों को क्या बनाते हैं? ये भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी का निर्माण ये करते हैं। फिर उसके बाद 1853 में जॉन रोमिली की अध्यक्षता में क्या बनाया जाता है? बनाया जाता है द्वितीय विधि आयोग। ठीक है, फिर द्वितीय विधि आयोग जब बनाया जाता है तो ये बनाते हैं सीआरपीसी। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा लॉ कमीशन भी बनाया जाता है 1861 में, और यह कमीशन सुझाव देता है, ड्राफ्ट तैयार करता है साक्ष्य अधिनियम के, मतलब जो प्रूफ एविडेंस होता है उसका। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये तीन लॉ कमीशन तीन चीजों का निर्माण करते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। ठीक है, क्लियर सभी लोगों को? ठीक है, अब इसके बाद ये जो कानून बनते हैं ये लगभग एक नहीं, 1 जुलाई से तो लागू हो गया। 30 जून 2024 तक ये लागू रहते हैं। कहां? भारत में। ठीक है, 30 जून 2024 तक, यानी कि हमको आजाद हुए 78 साल हो गए, लेकिन हम यूज क्या कर रहे थे? पुराने कानूनों को जो हमको गुलामी में मिले थे। ठीक है, तो हम इतने दिन हमको लग गया सिर्फ इस चीज में कि हम कानूनों को बदल पाएं। आप खुद से अगर सोचेंगे तो इन कानूनों को किसको ध्यान में रखकर बनाया गया रहा होगा? इन कानूनों का मोटिव सिर्फ यही रहा होगा कि भारतीयों को किस प्रकार से सजा दी जाए। ये क्या थी? ब्रिटिश मेंटेलिटी थी। ठीक है, वो शोषित करने के लिए आए थे, वो शोषण करने के लिए आए थे, वो अपनी मेंटेलिटी से कानून को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात करेंगे आज की। तो तीन नए कानून जो है वो लागू होते हैं कहां पर? भारत में। कब से? 1 जुलाई से। ठीक, तो 21 दिसंबर 2023 को भारत की संसद ने क्या किया? इसको पारित किया। उसके बाद 25 दिसंबर को इन पर क्या हुआ? राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और 1 जुलाई 2024 से इनको लागू कर दिया गया। अब यहां पर लागू किया गया तो आईपीसी की जगह पर क्या आया? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, क्लियर? भारतीय न्याय संहिता क्या करती है? आईपीसी के 22 प्रावधानों को निरस्त कर देती है और लगभग 175 में क्या करती है? बदलाव करती है। ठीक है, तो आगे इसको विस्तार से देखते हैं। इसके बाद सीआरपीसी की जगह पर क्या आता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, क्या आता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इंडियन एविडेंस कोड की जगह पर क्या आता है? भारतीय साक्ष्य संहिता। ठीक है, इसमें क्या होता है? सीआरपीसी के 9 प्रावधानों को निरस्त किया, 160 से ज्यादा में बदलाव और 9 नए प्रावधान यहां पर जोड़े गए। कुल धाराएं कितनी हैं? 533। और बात करें आपके इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाया गया, जिसमें अब कुल धाराएं हैं 170, जिसमें 5 प्रावधान को निरस्त किया गया, 23 प्रावधानों में बदलाव किया गया और एक नया प्रावधान भी यहां पर जोड़ा गया। ठीक है, अब देखेंगे कि बदला क्या। ठीक, तो बदला है भाई साहब बहुत सारी चीजें। अगर आप बात करें आईपीसी की तो यहां पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक, जैसे पहले क्या था? ठगी। अगर आप किसी को ठगते हैं तो धारा 420 लगती थी, लेकिन अब कौन सी धारा लग रही है आप पर? अब लग रही है आप पर धारा 318। तो जो 420 वाला काम था वो 318 वाला काम हो गया है। ठीक है, तो चलिए मेन क्या है? मर्डर पे क्या लगता था? धारा 302। अब इसके लिए बीएनएस की धारा 101 यहां पर मानी जाएगी। इसके बाद
बात करें अगर धोखाधड़ी की, तो धोखाधड़ी की धारा थी 420, उसके लिए अब धारा 318 यहाँ पर लगेगी। रेप जैसे जो अपराध हैं इनको सशक्त बनाया गया है, आगे हम बात करते हैं। तो रेप में 375 जो धारा लगती थी, अब धारा 63 के अंतर्गत इसको लाया जाएगा। 376 डी गैंग रेप के लिए था, जो जघन्य अपराध है, ठीक है, इसके लिए धारा 70 है। गैर कानूनी सभा अगर आप करते हैं, मतलब एक हथियार युक्त सभा करते हैं, या फिर आपको कानून से परमिशन नहीं है फिर भी आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको धारा 141 से 144 तक थी। आपने देखा भी होगा कि धारा 144 लागू की जाती थी, कर्फ्यू, आपने सुना होगा कर्फ्यू लागू किया जाता था, उसके लिए धारा 187 से 189 का प्रावधान किया गया। दंगों के लिए धारा 191, जो पहले क्या था, धारा 146। दहेज के अंतर्गत अगर हत्या होती है तो 304 बी था, जो अब धारा 80 के अंतर्गत है। अगर कोई हत्या का प्रयास करता है, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर, तो पहले क्या था, धारा 307, लेकिन अब क्या है, धारा 109। क्लियर। फिर अगर मानहानि का केस करना है तो पहले क्या थी, धारा 499, अब क्या है, 356। फिर किडनैपिंग के लिए धारा थी 359, अब क्या है, धारा 137। हमला 351, अब क्या है, 130। और अगर आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, तो जो लड़के देख रहे होंगे उनके लिए विशेषकर है कि अगर आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं, आप किसी का पीछा कर रहे हैं, फिलहाल ऐसा करना नहीं चाहिए, गंदी हरकतें हैं, इससे आप नहीं करेंगे, आई होप। तो यहाँ पर अब धारा 78 आप पर लगेगी। अब बात करेंगे कि नया क्या जोड़ा गया, ठीक है। तो नया, पहली बात, जो युवा वर्ग है उसके लिए, खास करके लड़कों के लिए, तो युवा वर्ग के लिए नया भारतीय न्याय संहिता में यह जोड़ा गया है कि आप शादी का झांसा देकर अगर किसी भी महिला के साथ यौन शोषण करते हैं तो अब वो अपराध माना जाएगा, ठीक है। तो सावधान रहें, आप क्लियर रहें, शादी के वादे करके किसी के साथ गलत काम करना अब अपराध माना जाएगा, किसके तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत, ठीक। उसके बाद मॉब लिंचिंग के लिए कानून बनाया गया है नया। कहते हैं कि कभी भी भीड़ को सजा नहीं मिली, ठीक है, तो अब यहां पर क्या किया गया, भीड़ को सजा देने के लिए भी प्रावधान का निर्माण किया गया है। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब वेल प्लान्ड क्राइम, मतलब कि आपको चोरी करनी है तो आपने 4 लोग का ग्रुप बनाया, सॉरी आपको नहीं करनी, मान लीजिए किसी को करनी है, तो उसने 4 लोग का ग्रुप बनाया, उसमें प्लान किया कि हम ऐसे 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 करेंगे, कोई रोकेगा तो गोली मार देंगे, क्लियर, बंधक बनाएंगे और फिर हम अंजाम देंगे। तो ये क्या हुआ, ऑर्गेनाइज्ड प्लान है, ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, तो इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है, ठीक। आतंकवाद को क्रिमिनल कानूनों में शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए कोई पुलिस में है, या फिर कोई लोक सेवक है, अधिकारी है, कोई जमीन है खाली करवाने गए, या फिर कहीं पर किसी को गिरफ्तार करने गए, तो कभी कभी आपने न्यूज में देखा होगा कि घर की महिलाएं जो होती हैं, या फिर जो थोड़े असामाजिक तत्व होते हैं, वो आत्महत्या की धमकी देते हैं, तेल लेके खड़े हो जाएंगे कि हम आत्मदाह कर लेंगे, चाकू लेके खड़े हो जाएंगे कि हम अपना हाथ काट लेंगे, पैर काट लेंगे। तो अब इसको सबको क्या किया जाएगा, इसको सबको अपराध माना जाएगा, ठीक है। हटा क्या, हटा ये कि जबरन अप्राकृतिक संबंध अब गैर कानूनी नहीं, ठीक है, क्लियर। एडल्ट्री को भी हटा दिया गया है, यह तो आप सबको पता होगा, 2018 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि एडल्ट्री अब क्या है, अपराध नहीं है। उसके बाद बच्चों से जुड़े जो अपराध होते हैं उसमें बच्चों के उसमें उसको मेल और फीमेल में नहीं बांटा जाएगा, बच्चे बच्चे होते हैं और बच्चों के लिए एक समान कानून होगा, ठीक है। उसके बाद ठगों के खिलाफ कानून, धारा 310, ठगों के खिलाफ जो कानून था इसको खत्म कर दिया गया है। अब ये दूसरी धाराओं के अंतर्गत क्या है, इसको कंसीडर किया जाएगा। अगर बड़े अपडेट की बात करें तो बच्चों के लिए कि किडनैपिंग और बच्चों की खरीद फरोख्त, आप लोगों ने आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 संविधान का पढ़ा होगा, जिसमें बताया गया है कि मानव दुर्व्यापार और फिर बालकों का शोषण।
ठीक है, तो पहले बात करेंगे एक बार कि बच्चों की किडनैपिंग। किडनैपिंग क्या होता है कि आप किसी भी बच्चे को उसके अभिभावक की परमिशन के बिना बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाते हैं या फिर जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं, तो ये किडनैपिंग मानी जाती है। और अगर आप ऐसा करते हैं, धारा 137 से 138 के अंतर्गत आपके ऊपर 7 साल तक की सजा जो है वो की जा सकती है। पुलिस बयान दर्ज करेगी और जांच जो है वो की जाएगी। पहले इसमें 16 वर्ष तक की आयु को शामिल किया गया था, लेकिन अब जो है इसको बदलकर एक रूपता लाने की जो कोशिश की गई, इसके लिए अब 18 वर्ष जो है वो सभी के लिए कर दी गई। आप महिला हो, मतलब मेल हो या फीमेल हो, बॉय हो या फिर गर्ल हो, लड़का हो या फिर लड़की हो, 18 वर्ष की उम्र जो है वो मानी जाएगी। दूसरा क्या है कि अगर बच्चों की खरीद फरोख्त की जाती है तो, ठीक है, या मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, मानव व्यापार अगर किया जाता है 18 साल से कम उम्र के बच्चों की, तो 7 साल की और अधिकतम क्या है 14 साल की जो है वो प्रावधान किया गया है। पहले क्या था, पहले 10 साल का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो मेनली ये क्या होता है, ये यहाँ पर बच्चियों को ज्यादा खतरा हो जाता है कि किडनैप करके या फिर उनको बेचा जाता है, वेश्यावृत्ति में ढकेला जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो मीडिया यौन अपराधों की रिपोर्टिंग में सावधानी रखेगी। सावधानी का मतलब यह है कि सेक्शन 72 के अंतर्गत बताया गया है कि कोई भी यौन पीड़ित है, ठीक है, किसी के साथ अगर दुष्कर्म हुआ है तो उसकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसको आप उजागर नहीं कर सकते, उसको आप पब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, बलात्कार, पति द्वारा अलग रह रही पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना या किसी व्यक्ति द्वारा धोखा देकर संबंध बनाना, ये सब क्या है, इस पर अब सजा का प्रावधान किया गया है। ये सारी चीजें अब अपराध की श्रेणी में आएंगी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद मेडिकल लापरवाही से मौत पर डॉक्टरों को रियायत। ठीक है, मेडिकल क्या है कि एक कंडीशन होती है कि डॉक्टर अपना प्रयास करते हैं, वो उनका प्रोफेशन है, कहीं कहीं पर लापरवाही सामने आती है। तो अगर मेडिकल लापरवाही से किसी शख्स की मौत हो जाती है तो दोषी स्टाफ को 5 साल तक की सजा होगी, लेकिन अपराध में डॉक्टर को केवल 2 साल की सजा दी जाएगी। ठीक है, क्लियर। अगर यहाँ पर दोषी पाए जाते हैं तो, अगर लापरवाही सिद्ध होती है तो, ठीक है। उसके बाद सलमान खान वाले भी केस के लिए है थोड़ा सा कि हिट एंड रन। ठीक है, अगर आप लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट आपने कर दिया और करके भाग गए और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर वो अस्पताल में भर्ती हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, धारा 106 क्लॉज 2 के मुताबिक आपको 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना या फिर दोनों दिया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ था, इसके लिए पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं इन्होंने हड़ताल भी की थी। ठीक है, उनका कहना था कि 10 साल का सजा और जुर्माना बहुत ही ज्यादा है। तो अभी के लिए क्या बोला है सरकार ने कि इसको अभी लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो छोटे अपराध हैं, अब कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, अब छोटे अपराध क्या हो जाते हैं, छोटे अपराध ऐसे होते हैं जैसे पब्लिक सर्वेंट से अवैध व्यापार में शामिल होने पर, 5,000 की चोरी और पैसे लौटाने वाला पहली बार का चोर, शराब पीकर पब्लिक प्लेस पर गलत व्यवहार, मानहानि जैसे केस, या फिर किसी का कोई पालतू जानवर है वो किसी और पर अटैक कर देता है, नुकसान पहुंचा देता है, तो मालिक पर 5,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल। तो अपने कुत्ते को, अगर आप अपने कुत्ते को बाहर घुमाने ले जा रहे हैं तो नया कानून लागू हो गया है, उस पर ध्यान देंगे कि अगर आपका कुत्ता किसी को नुकसान पहुंचाता है तो आपको 5,000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 माह की जेल जो है वो भुगतनी पड़ सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि मॉब लिंचिंग पर अलग से कानून जो है वो बनाया गया। तो मॉब लिंचिंग एक ऐसी चीज थी जो अभी तक डिफाइन नहीं थी। सजा देना, भीड़ को सजा कैसे देंगे, भीड़ का चेहरा नहीं होता है, तो इसलिए इसको कानून में लाया गया।
और बहुत ही अच्छा कदम है ये अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत ज्यादा ये चीजें हो रही थी, अराजकता इतनी फैल रही थी, क्योंकि लोग कहीं भी इकट्ठा होकर किसी को भी उकसाकर मॉब लिंचिंग करते थे। ठीक है, अभी बंगाल में आपने देखा होगा एक महिला को मारा गया, बोला ये गया कि ये धीरे धीरे जानवर बन गई थी। तो ये चीजें जो कहीं से कहीं तक आप सोच भी नहीं सकते हैं, उसके लिए ये चीज की जाती थी। तो इसलिए अब क्या है कि धारा 103 क्लॉज 2 के अंतर्गत इसको अपराध माना जाएगा। इसमें अगर कोई व्यक्ति मॉब लिंचिंग में पकड़ा जाता है तो उसको उम्र कैद से फांसी तक की सजा जो है वो दी जा सकती है। ठीक है, यहां पर क्या है कि पीट पीट कर अगर कोई हत्या करता है तो ग्रुप के हर व्यक्ति को, अगर मॉब लिंचिंग में 50 लोग शामिल हैं तो 50 के 50 को फांसी या उम्र कैद की सजा दी जाएगी। ठीक है, इसके पहले क्या था, इसके पहले इसके लिए कोई अलग से कानून नहीं था। ठीक, अब इसके बाद आतंकवाद को क्रिमिनल कानूनों में शामिल किया गया। ठीक है, धारा 113 के अंतर्गत आतंकवाद और आतंकी गतिविधि को परिभाषित किया गया, और अगर ऐसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है कोई व्यक्ति तो उसको या तो फांसी या तो उम्र कैद और जुर्माना। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है। उसके बाद बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब जो पहले सीआरपीसी था अब वो क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें 6 बड़े अपडेट हैं। पहला कौन सा है, बिना पुलिस स्टेशन जाए आप क्या कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं। कैसे बंधु, तो आप एफआईआर ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके साथ कोई अपराध होता है, आप थाने नहीं जा सकते हैं, फिर भी आप एफआईआर कर सकते हैं। कैसे आप एफआईआर कर सकते हैं, ई एफआईआर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर, यानी कि इंटरनेट के जरिए आप एफआईआर कर सकते हैं। ठीक, ये पहला बड़ा बदलाव है। जैसे इसमें क्या क्या है, हत्या, लूट, रेप जैसे गंभीर मामलों में भी अब ई एफआईआर हो सकता है। पहले ये सब चीजें जो ईएफआईआर का था वो जैसे कोई आपका सामान चोरी हो गया, कुछ गुम गया, ऐसी चीजों पे था, तो अभी ये सब पर है। फिर उसके बाद बात होती है किसी भी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर सकते हैं, मतलब कि जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का मतलब होता है, कभी कभी देखिए ऐसा हो जाता है कि पुलिस वाले घुमाते हैं कि आपके साथ अपराध हो गया। ठीक है, जैसे मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो मेरे एक फ्रेंड का फोन चोरी हुआ था, हमारे बगल में ही चौकी थी, हम वहां पे गए तो उन्होंने बोला कि ये हमारे अंडर में नहीं है, आप कहीं और जाइए। जब हम वहां पे पहुंचे तो वो बोलते हैं कि ये हमारे अंडर में नहीं है, आपको फला चौकी पर जाना है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत होती हैं। तो अब पुलिस क्या है, जीरो एफआईआर दर्ज करेगी। जीरो एफआईआर का मतलब ये होता है कि आपके नियरेस्ट जो भी थाना है आप वहां पे जाइए, जीरो एफआईआर कराइए, अब वो अपनी जांच शुरू करेंगे। ठीक है, जब समय आएगा, जब उनको लगेगा कि अब हमें केस को ट्रांसफर करना है, तो जिस भी ज्यूरिडिक्शन में वो अपराध हुआ है वहां के थाने को वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पुलिस आपको वापस नहीं भेज सकती है किसी भी थाने से। ठीक है, आपको फोन पर आपके केस की जानकारी जो है वो मिलेगी। ये अपडेट आया है। कैसे कि केस दर्ज कराने वाले व्यक्ति को केस और उसकी प्रोग्रेस की जानकारी अब नंबर पर एसएमएस के जरिए दी जाएगी। ठीक है, धारा 193 के मुताबिक केस में हो रही हर अपडेट 90 दिन के अंदर फरियादी को बतानी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो सरकार चलने की कोशिश कर रही है। सीआरपीसी में ये चीज नहीं थी। उसके बाद क्यों, क्योंकि वो शोषण के लिए था। भारतीयों को हम नहीं बताएंगे कि आपके केस में क्या हो रहा है, ये किसका प्रावधान था, अंग्रेजों का। ठीक है, तो इसको हमने बदला। ठीक है, अब अरेस्ट होने पर जानकारी देने का प्रावधान। तो ये आपने भी सुना होगा कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, उसके बाद उसको अपना वकील करना है, गिरफ्तारी का कारण जानना है और अपने किसी भी परिजन को वो इन्फॉर्म कर देगा। ठीक, तो क्या है यहाँ पर, अपनी इच्छा के किसी एक व्यक्ति को अरेस्ट होने की जानकारी वो दे सकता है। इससे क्या होगा, जो कानूनी प्रक्रिया है वो थोड़ा तेज हो जाएगी। उसके बाद गंभीर मामलों में फॉरेंसिक जांच जो है वो कंपलसरी हो गई है। फॉरेंसिक जांच मतलब कि डीएनए हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, ठीक है, और जैसे हैंड राइटिंग मैच करवाते हैं, ठीक, या फिर वॉइस मैच करवाते हैं, ये सब चीजें क्या हो जाती हैं, ये सब हो जाती हैं फॉरेंसिक। ठीक है, आपको कोई आप उनको साक्ष्य मिल जाता है आपके रूम से
ये सारी फॉरेंसिक में आती हैं। तो गंभीर मामले जैसे रेप हो गया, ठीक है, मर्डर हो गया, हत्या हो गई, इन सब चीजों में फॉरेंसिक जांच अब क्या है, कंपलसरी है। प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी, कहाँ की, घटनास्थल की, फोटोज लिए जाएंगे और वहां पर ये सारी चीजें फॉलो की जाएंगी। महिलाओं और बच्चों के अपराध पर जो जांच होगी उसको 2 महीने के अंदर समाप्त करना पड़ेगा। मतलब जांच को 2 महीने के अंदर अंदर आप रिजल्ट दीजिए कि आपने केस पर किया क्या। तो पुलिस के लिए यहाँ पर दबाव जो है वो बन जाता है क्या, कि अगर महिलाओं और बच्चों के साथ कोई अपराध होता है तो अब 2 महीने के अंदर अंदर उसका निपटारा करना पड़ेगा पुलिस को। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलिए आगे क्या है, फिर आएंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है, एविडेंस एक्ट है। ठीक है, यहां पर क्या क्या है, ई डॉक्यूमेंट अब सबूत माने जाएंगे। ई डॉक्यूमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपने जैसे सेक्शन 2D के भाग 6 में दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट को परिभाषित किया गया, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स यानी डिजिटल रिकॉर्ड को भी जोड़ा गया है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये पहले से भी था कि पुलिस को दिया बयान कोर्ट में मान्य नहीं होगा। तो आप अगर पुलिस आपसे पीट कर कोई बयान लेती है तो आप कोर्ट में मुकर सकते हैं, हालांकि बाद में आप और पीटे जाएंगे। ठीक है, तो पुलिस से कहते हैं कि ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, तो ये सही बात है। आप अपना काम कीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए कि कानून के अकॉर्डिंग चलिए, इन सब चीजों की जरूरत ना ही पड़े तो अच्छा है। ठीक, हालांकि आप लोग कुछ आगे जाके खुद से इन फील्ड में आने वाले हैं, कोई एसपी बनेगा, कोई डीएसपी बनेगा, कोई डीएम बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, कांस्टेबल, एसआई, सब कुछ आप लोग बनेंगे। तो यहाँ पर वो चीज आपको ही हैंडल करनी है। ठीक है, क्लियर? तो पुलिस को जो बयान दिया जाएगा उसको अब नहीं माना जाएगा। प्राइमरी एविडेंस जो होता है, मतलब प्राथमिक साक्ष्य, प्रथम दृष्टया जो आप वहां पर जाके जो पाते हैं, जैसे कि पुलिस जब जाती है तो फोटोज लेती है, वीडियो रिकॉर्डिंग करती है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, प्राथमिक साक्ष्य होती हैं। तो इन सब चीजों के लिए जो है इनका दायरा जो है वो बढ़ाया गया है, अब इनसे छेड़खानी ना हो तो। ठीक, तो ये सारी चीजें थी जो नए कानूनों में लाई गई। ठीक है, तो यहां से आपको अब आने वाले एग्जाम्स में बहुत सारे प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इस पर एक एमसीक्यू सेशन जो है वो जल्दी ही आप लोगों के सामने होगा। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन जो भी होगा बिल्कुल प्योर प्योर कंटेंट होगा, 100% प्योर कंटेंट होगा। और जल्दी ही आप लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स की कक्षाएं जो है वो शुरू करने की मैं कोशिश करूंगा। और सबसे पहले इस क्रम में मैं आप लोगों के साथ करंट अफेयर जो है वो स्टार्ट करूंगा। हालांकि पहले भी करंट अफेयर्स की क्लासेस हुई हैं, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पर हुई हैं, तो ये अपना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ही धमाकेदार सेशन में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।